Good morning friends, welcome back to our YouTube channel MR Classes and Physical Academy. Today I am continuing my last class which was on tenses. So today I am going to discuss a very first topic of tenses which is present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था। पहले तो ये वर्तमान काल है, इसके नाम से ही हमको समझना है कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड इट। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित और टेंस मतलब होता है काल। तो ऐसा कार्य जो कब हुआ हो, वर्तमान में हुआ हो और उसके बारे में मुझे पता नहीं हो, तो उस चीज में अगर कोई वाक्य या कोई सेंटेंस लिखा गया होगा तो उसको हम बोलेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया होगा। और इसको अच्छे से समझना हो तो किसी आदत को बताने के लिए, किसी शेड्यूल को बताने के लिए, रूटीन को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। और हिंदी में अगर समझना हो तो हम लोग बोलते हैं किसी भी वाक्य के आगे ता है, ती है, ते है लगा होता है तो वो टेंस, वो सेंटेंस काय में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। और समझते हैं, जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे ये टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रूल्स बताना चाहता हूं जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट कैरीज अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट कैरीज अ प्लूरल वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, सीता, राम, द बॉय, द गर्ल, इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब्स लगेंगी, इज, एम, वॉज, हैज, डज, राइट्स, स्पीक्स। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वी, यू, दे, राम एंड श्याम। यहां पर अकेला राम नहीं है, साथ में श्याम भी है, तो ये दो हैं, तो दो एक से ज्यादा हो गए मतलब प्लूरल हो गए। द बॉयज, बॉयज में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी बहुत सारे बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। द गर्ल्स, तो इनके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, आर, वर, हैव, डू, राइट, स्पीक। तो ये बेसिक सब्जेक्ट एग्रीमेंट रूल था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल है ये। इसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कैरीज अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट कैरीज अ प्लूरल वर्ब। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रहे, अगर नाउन और प्रोनाउन में अगर हमें अंतर देखना हो तो नाउन का तो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, मतलब कि अगर ये राम लिखा तो इस नाउन एंड आई, यू, वी, ही, शी, इट के साथ अगर उसे डिफाइन करते हैं तो वो एक प्रोनाउन कहलाता है, राइट। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन, ओके, एंड नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो इट्स वेरी सिंपल एंड अपनी आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन एंड प्रोनाउन, वो जो कि मैं नहीं सिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ मैंने बोला इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब लगाते हैं हम लोग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, प्लस एस या ईएस लगता है वर्ब के साथ, एस या ईएस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मेन चीज समझने वाली क्या है, एस या ईएस कैसे लगता है। ये एस और ईएस पूरी इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है वर्ब के साथ। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई, बिकॉज हम लोग यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं, कब एस लगाना है, कब एस या ईएस नहीं लगाना है। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा तब ही एस या ईएस लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, तभी ये एस या ईएस लगेगा। थर्ड पर्सन कैसे पता चलेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पर्सन। If I am talking, I am the first person, you are listening, you are the second person, and the topic which we are discussing, और किसी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, किसी तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं, वह स्कूल जा रहा है, तो he is going to school, इसका मतलब ये हुआ कि हम थर्ड, जो ही है वहां पर वह, वो थर्ड पर्सन हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन में ही हम लोग एस या ईएस का यूज करेंगे, ध्यान रहेगा। यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि और भी है, सीता, राम, ये भी थर्ड पर्सन है ना, क्योंकि सीता हम लोग आप में और मेरे में से कोई नहीं है, ये कौन है, कोई तीसरे आदमी की बात करो तो वो भी थर्ड पर्सन होगा, लेकिन उसका सिंगुलर होना बहुत जरूरी है। जैसे राम एंड श्याम, ये यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर सिर्फ राम लिखा है तो मैं एस या ईएस का यूज कर सकता हूं, लेकिन राम एंड श्याम लिखा है तो मैं एस या ईएस का यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान। तो अब ऐसे कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे हिंदी में आप कुछ भी सेंटेंस समझो। सबसे पहले मैं खाना खाता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं खाना
खाता हूं। तो पहले तो मुझे यह पता चलना चाहिए कि यह सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है। तो मैंने आपको रूल्स बताए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत ही इजी और सिंपल वे में। पहले मैं इसको इंग्लिश वे में समझने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर ये किसी हैबिट को बता रहा है, मैं खाना खाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं रोज खाना खाता है तभी ये बात बोली गई है। वो रोज खाना खाता होगा, वो रोज पानी पीता होगा तभी वो आदत कहलाती है। उसका शेड्यूल है, वो डेली क्या करता है, खाना खाता है, तो उसका शेड्यूल है, तो भी हम समझ गए। और हिंदी में कैसे समझेंगे, इस वाक्य के पीछे क्या लगा हुआ है, ताहू तेहू। तो मैंने बताया ना, ताहू ते है तेई है लगेगा तो भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कहलाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, यहां पर आपका लॉजिक लिखा हुआ है, इस लॉजिक को बस इस सेंटेंस में लगाना है और ट्रांसलेट कर देना है। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था अपने कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक प्रकार से कोडिंग है, कुछ भी नहीं है, उसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको रटना नहीं है कि ये ता है ती है। ऐसी कई जगह आएंगी जब यहां पे आपके सेंटेंस में ता हूं ते हूं लगा रहेगा, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा, इसलिए इसको रटना नहीं है। रटना क्या चीज है, या तो अगर नहीं भी रटना है तो आपको लॉजिक क्या समझना है, किसी आदत को, शेड्यूल को बताने के लिए अगर कोई सेंटेंस लिखा गया है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं। आई की इंग्लिश क्या होती है, आई का मतलब सॉरी मे की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। ठीक है, खाना खाता हूं को क्या बोलते हैं, खाना खाने को बोलते हैं ईट। ईट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है मुझे, ईट। ठीक है, एस या ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें कैसे पता चलेगा। ये क्या लिखा है यहां पर, आई लिखा है। मैंने क्या बोला, एस या ई एस पूरी इंग्लिश में कब लगेगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन होगा। ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, आई की बात कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं, ये थर्ड पर्सन है क्या, नहीं, ये फर्स्ट पर्सन है। तो इसके साथ वर्ब के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी विदाउट आई, विदाउट एस और ई एस। ओके, तो ये ईट लिखा गया, आई ईट द फूड। सिंपल है, खाना मतलब हो गया फूड, खाता हूं मतलब ईट, बहुत इजी है ना। ऐसे एक और एग्जांपल्स देखते हैं। एक और एग्जांपल क्या ले सकता हूं मैं वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। तो सबसे पहले तो इसको मुझे क्या समझना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस में लिखा है, कैसे समझ आएगा। सबसे पहले इंग्लिश वाला रूल अपन लोग याद करने की कोशिश करेंगे। क्या पता है मुझे, अगर कोई चीज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है तो वो तो या तो आदत होनी चाहिए। वह गाना गाता है, वह डेली गाना गाता होगा तभी उसको ऐसा लिखा गया है, एक हैबिट है उसकी, डेली गाना गाता है तभी ऐसा लगता है वह गाना गाता है। लाइक मैं रोज करता हूं ये चीज तभी वो मेरी हैबिट कहलाएगी, वो मेरा रूटीन कहलाएगा, मेरा शेड्यूल कहलाएगा। तो मैं गाना गाता हूं तो ये मेरे को समझ आ गया कि अरे सर ये तो आपने बताया था कि ये तो शेड्यूल है, शेड्यूल है मतलब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा होगा। ओके, तो ठीक है, ये प्रेजेंट। और फिर हिंदी वाले रूल से कैसे सीखा मैंने, अगर सेंटेंस के पीछे ता है ती है ते है होगा तो देखो इसके पीछे लिखा हुआ है ता है, तो भी ये अपना क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, इसका मतलब ये हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मुझे लॉजिक तो पता है सर, आपने बताया था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एसएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब मैंने बताया था वह कौन सा पर्सन है, यहां पर मैंने आपको बताया था किसी तीसरे आदमी की, ये आई और यू नहीं है, मैं और आप नहीं है, ये कोई तीसरा, वह मतलब कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं। तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, एस या ईएस वाली फॉर्म। तो गाने को क्या बोलते हैं, गाने को बोलते हैं सिंग। तो सिंग में अगर एस या ईएस लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो सिंग्स हो जाएगा, ही सिंग्स आ सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग क्यों लिखा, क्योंकि वो गाना गाता है, सिर्फ वह गाता है अगर लिखा होता तो हम लोग यहां पे सिर्फ इसको खत्म कर देते, ही सिंग्स, वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है ही सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि वो गाना गा रहा है। पढ़ाया था वो था अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हमने स्ट्रक्चर देखा था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आगे कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जिसको, जैसे ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, फिर नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, उसके बाद होता है डबल इंट्रोगेटिव, इसको मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है इसका मीनिंग। तो हमने जब देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर मैंने उसमें बहुत रिवीजन के लिए
सिर्फ बता रहा हूं कि एस या ईएस सिर्फ और सिर्फ कब लगता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हो। सिंगुलर मतलब एक वचन की बात कर रहे हो, जैसे ही, शी, राम, श्याम, इनकी बात कर रहे हो, तभी हम लोग एस या ईएस का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस था उसको कुछ नहीं करना है, बस हमको पता है नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट का यूज होता है, तो नॉट का यूज करना है। लेकिन मैंने बताया था आपको प्रेजेंट की पहचान, प्रेजेंट की आइडेंटिटी क्या होती है, डू डज। तो जब हम लोग अफर्मेटिव बनाते हैं तब तो हम डू डज का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी की यूज करनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब की यूज करना है, डू और डज का यूज करना है। तो कैसे यूज करना हम देखते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब डू कब लगेगा और डज कब लगेगा, तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ये एस ईएस जो लगा है वो ईएस का सेम टू सेम पूरा फॉर्मूला, पूरा रूल इसमें भी डज में भी अप्लाई होगा। डू किसके लिए लगेगा, सारे प्लूरल के लिए लगेगा, प्लस आई भी लगेगा इसके साथ, आई के साथ भी डू लगेगा और बाकी सारे प्लूरल के साथ भी डू लगेगा। लेकिन डज कब लगेगा, डज सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन और कोई भी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैरीज अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट कैरीज अ प्लूरल वर्ब। ओके, तो अब हम जैसे एग्जांपल से समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आई का ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा, सॉरी मैं का ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा, आई। आई क्या है, मैंने बताया आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, डू लगेगा। तो आई के साथ मैं लगा दूंगा डू, डायरेक्ट लगा दिया मैंने डू। नहीं बोलता है, इसका मैंने बताया था अगर जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या लगाएंगे, डू के साथ नॉट लगाएंगे, तो ये लग गया अपना नॉट। ठीक है, इसको आगे बढ़ने से पहले ये तो समझ ले कि ये जो वाक्य लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा है वो कौन से टेंस में, तो कैसे पता चलेगा। मैंने आपको बताया था मैं झूठ नहीं बोलता हूं, पहले तो हिंदी से समझने के लिए क्या लिखा हुआ, यहां पर ता है, ती हूं, ते हैं लिखा है, तो ही हमें समझ आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया और नहीं लगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब आगे देखते हैं इंग्लिश में कैसे समझना है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसका मतलब ये उसकी एक आदत है, हैबिट है, वो झूठ नहीं बोलता। क्या है उसकी आदत, झूठ नहीं बोलने की आदत है। तो भी हमको समझ आएगी कि आदत को जब बताते हैं तब भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई डू नॉट। झूठ बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं झूठ बोलना। मैं दोनों वर्ड बोल रहा हूं, झूठ बोलना। सिर्फ झूठ का मतलब होता है लाई, लेकिन झूठ बोलने का मतलब होता है टेल अ लाई। तो आई डू नॉट टेल अ लाई, लाई मतलब झूठ बोलना। तो झूठ, मैं झूठ नहीं बोलता हूं इसलिए मैं लिखा आई डू नॉट टेल अ लाई। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मैंने पहले ही बताया था इंडेफिनिट टेंस होगा तो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वह कोशिश नहीं करती है। कोशिश नहीं करती है इसका मतलब वो प्रयास नहीं करती है, वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, कोई भी कोशिश नहीं कर रही किसी भी काम को करने के लिए। तो वह का इंग्लिश क्या होती है, शी। शी क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मुझे पता चल रहा है यहां पे जेंडर उसका ती है लिखा हुआ है, मतलब ये किसी फीमेल की बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है शी। कोशिश नहीं करती है, पहले तो ये कौन से टेंस में लिखा गया समझ आ गया, ती है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कोशिश नहीं करती, हमेशा ही कोशिश नहीं करती है, उसकी आदत बन चुकी है, उसकी आदत है, तो भी हमें समझ आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वह कोशिश नहीं करती है, तो वह का इंग्लिश हो गया शी। कोशिश नहीं करती है का मतलब क्या होता है, कोशिश का मतलब होता है इंग्लिश में ट्राई। और शी मैंने क्या बोला, ये शी जो है ये कौन सा पर्सन है, आई तो हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया आपका सेकंड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन है ये शी, किसी थर्ड तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें इसलिए शी। तो मैंने क्या बताया, तीसरे पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा एस या ईएस लगता है, लेकिन मैंने यहां पे देख रहा हूं ये तो नहीं की बात कर रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है। तो नेगेटिव टेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डू और डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो लेकिन डू तो लग नहीं सकता क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है नहीं, तो यहां पे क्या लगेगा, डज लगेगा। तो सी के साथ हमेशा क्या लगेगा, सी के साथ डज लगेगा, तो यहां पे लगा देंगे हम लोग डज। नेगेटिव है इसलिए हम लोग यहां पे लगा देंगे नॉट, शी डज नॉट। कोशिश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राई। ट्राई की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो इसलिए ये हो गया शी डज नॉट ट्राई। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं अगले सेंटेंस पे, जो कि होगा इंट्रोगेटिव। ये तो समझ आ गया, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, नकारात्मक। अब हो गया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंसेस कैसे होते हैं? कोई हमसे जब कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम खाना खाते हो, तो क्या तुम घूमते हो, क्या तुम चलते हो, क्या तुम दौड़ते हो, तो उसमें अगर कोई सेंटेंस हमें कोई पूछता है या हमें दिया गया या हमारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम्स में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा अंतर है। पहले इंट्रोगेटिव समझते हैं, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव को मैं बहुत डीप में समझाऊंगा। पूरा ध्यान कोशिश करेंगे कि आपका पूरा अटेंशन मेरे साथ रहे और ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। जैसे कि ये लिखा है, क्या तुम खेलते हो, तो पहले तो मैं भूल जाता हूं कि ये कोई क्वेश्चन मार्क है या क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो पहले देखते हैं, क्या तुम खेलते हो। ते हो मुझे दिख गया, मुझे समझ आ गया, सर आपने बताया था जब भी ते हो, ती है, ते है लगा हो, तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये मुझे समझ आ गया ते हो से। ठीक है सर। फिर मैंने देखा सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब सर ये किसी टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चल गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मुझे ये भी पता चल गया। लेकिन सर अब मैं इसे बनाऊंगा कैसे? तो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसकी आइडेंटिटी, उसके कपड़े कौन से होते हैं? डू और डज होते हैं। और हमेशा कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होगा? कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं। दुनिया में कोई भी इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस लिखा होगा तो वो क्या से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है? तो यहां पे जो क्या है वो किससे रिप्लेस होगा? डू और डस से। ये डू और डस जो है वो इस क्या को रिप्रेजेंट करेंगे। तो तुम के लिए मैंने क्या बताया था? सारे प्लूरल के साथ क्या लगेगा? और यू जो है, जैसे तुम, ये यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, इसलिए इसको हम हमेशा प्लूरल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम मैं एक व्यक्ति के लिए भी बोल सकता हूं और तुम मैं एक से ज्यादा लोगों के लिए भी बोल सकता हूं, इसलिए हम इसे हमेशा प्लूरल में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा हुआ है? तुम लगा हुआ है। क्या क्या लगाना है? तो सबसे पहले मुझे पता है, ये जो है तुमको मैंने अगर ट्रांसलेट किया तो ये आएगा यू। अब क्या यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू लगेगी, डज लगेगी? मैंने क्या बताया था? आई प्लस प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हमेशा डू लगेगा। तो यहां पे क्या लगेगा? डू। डू लगा दिया। खेलते हो, खेलने की वर्ब क्या होती है? उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? खेलने की वर्ब होती है प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले। तो डू यू प्ले, और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बिकॉज अगर मैंने ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क ही उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी है। एक और एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या तुम गाना गाते हो? अब मैंने बोला सर ये गाते हो, गाते हो, गाते हो, गाते हो, मुझे ऐसे सुनाई दिया गाते हो। सर मुझे समझ आ गया, ये हिंदी से आपने मुझे बताया था कि ते हो लगा होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो ये इंट्रोगेटिव होगा। फिर इसके साथ सर क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा, और आपने बताया था सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही स्टार्ट होते हैं, तो मुझे समझ आ गया ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मुझे कैसा लगा? फिर से तुम आ गया, तुम की जगह मैंने लिख लिया यू। इसके साथ क्या हो जाएगा? ये वापस डू हो जाएगा। यू के साथ हमेशा डू लगता है। गाना गाने को मैंने अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूं, गाना गाने को क्या बोलते हैं? सिंग। तो सिंग की फर्स्ट फॉर्म तो सिंग होगी। डू यू सिंग अ सॉन्ग? गाना गाने को बोलते हैं सिंग, गाना गाने को बोलते हैं सिंग अ सॉन्ग, तो इसलिए मैंने लिखा है सिंग अ सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क लगा के ये सेंटेंस हो गया आपका कंप्लीट। तो मैं कोई आशा करता हूं कि आपको ये पूरा समझ आया होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो स्ट्रक्चर आपको समझ ही आ गया है। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमेशा जब भी इंट्रोगेटिव में होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सामने आ जाती है। ये एक ट्रिक है या रूल है, समझ लीजिए आप इसको। जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके सामने आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन डिफरेंस क्या होता है?
एक्चुअल में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है, या तो यस या तो नो। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है, क्या तुम खेलते हो, इसका आंसर तो मैं बोल नहीं सकता हूं क्रिकेट। कैसे बोल सकता हूं, क्या तुम खेलते हो क्रिकेट, ये तो बिल्कुल ही मतलब सेंसलेस है। क्या तुम खेलते हो का आंसर क्या होगा, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं, हाँ मैं खेलता हूं। क्या तुम पानी पीते हो, हाँ मैं पानी पीता हूं। हाँ या ना में कोई भी जवाब अगर किसी क्वेश्चन का देते हैं तो वो हमेशा इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन अगर मुझे कोई भी सेंटेंस अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन में देना हो, संक्षेप में देना हो, उसे बताना हो कि तुम क्या खेलते हो, तुम क्या पीते हो, तब मैं उसका आंसर हाँ या ना में तो दे नहीं सकता। जैसे मैं अगर किसी ने पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, मैं बोल दूं हाँ, तो ये कोई आंसर हुआ क्या उस क्वेश्चन का, नहीं। तो अगर मुझे उसका आंसर देना है तो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो मैं बोल सकता हूं हाँ या ना। लेकिन अगर पूछे तुम क्या खेलते हो, तो उसका आंसर तो मुझे देना पड़ेगा कि यार मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं वॉलीबॉल खेलता हूं, मैं एक्सेट्रा कुछ भी खेलता हूं। तब अगर कोई सेंटेंस लिखा गया है तो वो हमेशा हमेशा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा गया होगा। तो इसको अपन लोग कैसे समझेंगे, आगे देखते हैं। यह है एक सबसे बड़ा दोस्त डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसको कहेंगे हम दोस्त, उसका फ्रेंड। तो कौन है ये, WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब ऐसे वर्ड जिसमें W भी आता हो और H भी आता हो। तो देखेंगे व्हाट, व्हाई, हुम, वेयर, हाउ, व्हेन एंड हुम। ये तो है हमारी WH फैमिली। कौन कौन सी, व्हाट, व्हाई, हुम, वेयर, हाउ, व्हेन एंड हुम। व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब होता है क्यों, हुम का मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है कहां, हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब। ये हुम डबल बार रिपीट हो गया, मतलब सेम चीज है हुम। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया अभी आपको कैसा, कि जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन में देना हो, संक्षेप में देना हो, कुछ उसके बारे में हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है, तो यस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता है, उसको कुछ डिस्क्रिप्शन देना पड़े, तो वो सेंटेंसेस काय में होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, तुम क्या खेलते हो। क्या मैं इसका आंसर हाँ या ना में दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। इसका मतलब ये तो समझ आ गया सर ये डबल इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये कौन से टेंस में लिखा गया, सर ये तेहो लिखा तो है आपने, तो आपने बता चुके तेहो है मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और तुम क्या खेलते हो, वो उसकी आदत पूछ रहा है, तुम क्या खेलते हो मतलब जो डेली जो तुम गेम खेलते हो, तो क्या तो ये एक आदत बता रहा है, तो आदत से भी समझ आएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्वेश्चन मार्क देख लिया तो ये पहले तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये क्या से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये काय से स्टार्ट हुआ है, तुम क्या खेलते हो से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कभी भी क्या से स्टार्ट नहीं होगा, वो उसके सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, उसका सब्जेक्ट रहेगा उसका नाउन या प्रोनाउन या समथिंग, ठीक है। तो तुम क्या खेलते हो, तो मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है डबल इंट्रोगेटिव का। WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, बस इसके आगे WH फैमिली लगा देना है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही रहेगा। देख सकते हैं आप, WH फैमिली, डू, डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे डू कब लगेगा, डस कब लगेगा, बहुत कठिन है आप लोगों के लिए, आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि डू सिर्फ प्लूरल के साथ लगता है और आई के साथ लगता है, लेकिन डस कब लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं तुम लिखा हुआ है, तुम ये कौन सा पर्सन है, ये तो सर सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। तो इसके साथ डू लगेगा, लेकिन वो पूछ रहा है क्या खेलते हो, क्या यहां पर क्या का मीनिंग क्या आ रहा है WH फैमिली से, यहां पे व्हाट आ रहा है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं व्हाट, तुम क्या खेलते हो। फिर मैंने बोला कि सबसे पहले WH फैमिली, तो वो तो लग गई। फिर दूसरी कोडिंग क्या है, डू, डस, तुम के साथ हमेशा डू लगता है, डू लगा दिया। तुम का ट्रांसलेशन होता है यू, ये वाला ट्रांसलेशन हो गया यू। खेलते हो का मतलब क्या होता है, खेलते हो जो क्रिया है, जो मेन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। तो ये हो गया प्ले। तो क्या हो गया सेंटेंस, तुम क्या खेलते हो का व्हाट डू यू प्ले। एक और एग्जांपल से पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे देखते हैं, वह कहां जाता है, वह कहां जाता है, वह कहां जाता है।
तो इससे सर क्या समझ आया? सर ये जाता है लिखा है तो मुझे समझ आ गया सर ये ता है, मतलब ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। वह कहां जाता है, एक आदत के तरीके से इसको देखेंगे, वो रोज जाता होगा कहीं, तो इसलिए कोई उससे पूछ रहा है वह कहां जाता है, तो ठीक है, आदत से भी समझ आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, लेकिन क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सर आपने बताया है कि अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तभी ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, मतलब नाउन प्रोनाउन नाउन से स्टार्ट होगा। तो यहां पे प्रोनाउन है वह, इसलिए अगर इससे स्टार्ट हो रहा है मतलब समझ जाना है कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने क्या बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होंगे, लेकिन ये क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कैसे स्टार्ट हो रहा है? वह से। तो कैसे होगा? वह कहां जाता है। तो वह की अपने को पता है इंग्लिश क्या होती है, यहां पे लिख लेंगे, वह का मतलब होता है ही। लेकिन इससे पहले मैंने क्या बताया? WH फैमिली। कहां का मतलब क्या होता है? वेयर। WH फैमिली में कहां का मतलब होता है? वेयर। वह, अब वह कौन सा, ये कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है? आई मतलब फर्स्ट, यू मतलब सेकंड, और वह राम श्याम मैंने बताया था वो तीसरा आदमी है, तो तीसरा आदमी मतलब ये होता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, एक वचन है, वह मतलब किसी एक आदमी की बात कर रहा है, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? डज लगेगा। तो लिख दिया वेयर डज। कहां जाता है, जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो। तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो ही होती है, गो। और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, तो ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया वह कहां जाता है कि इंग्लिश क्या हो गई? वेयर डज ही गो। ठीक है, तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. Please like, share and subscribe our YouTube channel MR Classes and Physical Academy if you like the content of the video. Thank you so much for watching this.